चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। किसी दूसरे के कमेंट को सुनकर कमेंट मत किया करो। अगर सच में समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसा बोलने से मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे को ये प्रश्न समझ में नहीं आया और मैं उसी ढंग से फिर उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। तो देखो भाई, ऑप्शन ए वाले कमेंट करो, बी वाले, सी वाले, हिमांशी श्रीवास, मोक्ष कुमार, और डी वाले, डी वाले नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 2,00,000, तो लाख के स्थान पर 2 लिखाना चाहिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख वाले स्थान में 2 लिखा है तो 2,00,000 पढ़ेंगे। अब 2,000 लिखा है तो हजार के स्थान पे देख लो, 2 लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ठीक लिखा है जी। इसमें 200 लिखा है, इसमें 200 लिखा है और इसमें 2,20,000 लिखा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल जवाब है। देखें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। तो चलो बताओ, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है, कौन बताएगा? 10,000। ऑप्शन नंबर डी सर। 1,00,000 होगा जी। क्या होगा? 1,00,000 1 होगा। लाख। एक के साथ 5 शून्य लिखते हैं ना, तो 1,00,000 बनता है। तो 1,00,000 में 5 शून्य होता है और 1 अंक होता है, तो 6 अंकों की हो गया। ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1,00,000 होता है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 4 बार 9। अब अंतर बोला है तो घटाओगे तो 10 में से 9 गया 1। ऑप्शन सी सर, हिमांशी श्रीवास। ऑप्शन नंबर क्या सी। है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, ऐसे बनाना है, संख्या ही आना चाहिए और अंतर का मतलब आना चाहिए। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, तुरंत बता। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल फटाक से करो। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर, वेदांशु। चलो प्रथम 4 अभाज्य संख्या बोलो। ऑप्शन नंबर डी। 2 प्रथम 4 3 अभाज्य संख्या 2 3 5 7। 2 3 5 7 बिल्कुल सही। 3 को जोड़ेंगे 7 से तो बन जाएगा 10, 2 को जोड़ेंगे 5 से तो बन जाएगा 7, इस तरह 10 7 17। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है शुरू से, जहां से शुरू होता है अभाज्य से। अगर इसके जगह में लिखा रहता प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो कितना होता? चलो तो प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? चलो करके बताओ। 16। और कोई बच्चे कमेंट करो। 16 26 26 बाकी जो बोले वो गलत बोले। 16 वाले क्या सोच, वो 16 वाले ये बताओ किसको किसको जोड़े हो, बोलो तो। 1 किसको 3 किसको जोड़े? 5 7। तो यहीं पर आधा तो तुम गड़बड़ा गए ना। एक अभाज्य संख्या है। हाँ जी, एक अभाज्य संख्या है
नहीं तो एक अभाज्य संख्या नहीं तो क्यों जोड़े हो? मैंने सर, तो मैं विषम नहीं अभाज्य जोड़ी, मेरा तो 26। हाँ, तो यही तो गड़बड़ हो गया ना। विषम अभाज्य बोला मैंने, विषम अभाज्य। विषम अभाज्य का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या जो अभाज्य संख्या होने के साथ साथ विषम संख्या भी होना चाहिए। समझ गए? तो विषम अभाज्य शुरू होता है 3 से, क्योंकि 2 तो सम संख्या है ना। तो 2 एक लौता सम अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7 के बाद आता है 11, इसको जोड़ना था। तो 7 3 10 और 11 और 5 होता है 16, तो 10 और 16 होता है 26। ये है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। अब मैंने ऐसा क्यों प्रश्न दिया, तुम लोग समझ गए हो। क्योंकि विषम अभाज्य जैसे ही कहते हैं तो गलती होना श्योर हो जाता है। जो बच्चे नहीं समझे रहते उनसे विषम को ही सुन लेते हो मात्र। अब विषम अभाज्य कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? वो विषम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। जैसे 9, 9 को हम क्या कह सकते हैं? विषम संख्या कह सकते हैं, लेकिन विषम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 9 विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, तो विषम अभाज्य नहीं है। अब जो बच्चे 13 कमेंट किए थे समझ आया, 16 कमेंट किए थे कि क्या किए थे, उनको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया। आ गया ना जी? हाँ, आना बहुत जरूरी है। नहीं आया होगा तो फिर बता सकता हूँ बच्चों। कंफ्यूजन मत पालना बस। अब कोई बच्चा सर बोल रहा था, कुछ पूछने वाला था, वो पूछो। सर, हम लोग पेपर कौन से गांव में दिलाएंगे? पेपर वो जो ग्रुप में भेजा हूँ वो वाला बोल रहे हो? हाँ। वो बिर्रा में होता है जी। बिर्रा में, बिर्रा एक गांव है हमारे पास, हमारे गांव, मेरे गांव से 16 किलोमीटर दूर है। वहां हर साल में पेपर होता है, तो उसमें पंजीयन किए रहोगे तो आके दिला सकते हो पेपर वहां। अब तुम लोगों के गांव से लेकिन बहुत दूर है, मुंगेली से। तो हम मुंगेली में नहीं दिलाएंगे। नहीं नहीं, ओरिजिनल पेपर तो वही दिलाओगे। ये ऐसी टेस्ट के लिए आयोजन करते हैं वो वाले पेपर कुछ। असली पेपर को यहाँ पर दिलाएंगे, मुंगेली में। असली पेपर तो तुम लोग अपने मुंगेली क्षेत्र में ही दिलाओ, ठीक। चलो, बात लास्ट हम बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। अभी प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, ठीक है? लास्ट में ये सब चीज बात करेंगे। यस तो सर। विषम अभाज्य सम अभाज्य समझ गए होंगे। ये देखो बच्चों, यदि 100/25 196 बराबर 196/x है, तो x का मान, x का मान क्या होगा बताओ। बहुत सरल प्रश्न है ये, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी। कैसे में जाने बताओ, तुक्का मारे हो? हम्म? सर, इसमें एक्स का मान पूछा है तो मैं बता दी। हाँ, नहीं तो कैसे x का मान ऐसे थोड़ी जान जाओगे? अब गणित हल करने का चीज है ना, तो तुमने कैसे जाना? कैसे में आया 42 ये बताओ ना जी। सर, मेरे ऐसे हल नहीं दिमाग में की? है। अरे वैसे दिमाग में नहीं लाना है उत्तर, हल करके लाना है। चलो, कोई बच्चा किसी को समझ में आ रहा हो तो बताओ। देखो, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा बच्चों, एक से की तरफ चला जाता है, तो ये भाग में है, पक्षांतर करने से एक के साथ गुणा हो जाएगा, एक के साथ गुणा हो जाएगा इधर। अब ये 25 196 के साथ गुणा हो जाएगा ऐसे। अब 100 और 100 का गुणा होता है 100 का स्क्वायर, यानी 100 का वर्ग, ठीक है?
अब इधर क्या है, 196 गुणित 25 है। अब ये वर्ग को पक्षांतर करने पर ये हो जाता है वर्गमूल। क्या हो जाता है? वर्गमूल। तो 196 का वर्गमूल कितना होता है, कोई बताओगे? 14। 14 होता है। तो हाँ। 14 हो गया। और 5 25 का वर्गमूल 5। 5। तो 14 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 70। इसका मतलब ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो, ये मैंने समझाने के लिए बताया कैसे करते हैं। कभी भी एक्स का मान ज्ञात करना है, मतलब एक्स बराबर चिन्ह के एक तरफ रहना चाहिए और जो संख्या है उसको एक तरफ रखना है। तो ये नीचे का एक्स भाग होता है, पक्षांतर होता है, तो वो इधर बराबर चिन्ह की इस पार वाले एक्स के साथ गुणा हो जाता है और एक्स का गुणा एक्स का वर्ग हो जाता है। और ये 25 96 के साथ गुणा हो जाएगा और एक्स का मान पूछा है तो वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल बन जाता है। यानी 196 का वर्गमूल गुणित 25 का वर्गमूल। 196 का वर्गमूल 14 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 14 5 70, ये आंसर। अब इस ट्रिक देखो, इस तरह प्रश्न को अगर याद रखोगे तो क्या करोगे? सीधा सीधा 196 का वर्गमूल लिखोगे, 25 का वर्गमूल लिखोगे और गुणा कर दोगे, हो गया उत्तर। जैसे मैं कहूं कि देखो, एक जैसे ऐसे भी बन सकता है, 1/36 है बराबर 256, ये एक्स है। तो बताओ क्या उत्तर आएगा? अगर समझे हो तो तुरंत बता सकते हो। सर 96। कितना है? 96। 96। और हाँ, 96। हिमांशु बताओ तुमने क्या किया? पहले उसका 256 का 16 और हाँ 36 का 6, तो दोनों का हाँ, गुणा की ना तो 96 आया। 16 एक नंबर, वेल डन। यही चीज तो करने के लिए बोला हूं। जब भी इस तरह हो, एक्स बटे कोई संख्या लिखा है और किस बराबर चिन्ह के बाद किसी संख्या के बटे में एक्स लिखा है, तो हमको इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल के गुणा कर लेना है। तो 256 का वर्गमूल होता है 16, क्योंकि 16 का वर्ग संख्या है ये। 16 का वर्ग बराबर होता है 256। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बार बार बोल रहा हूं बच्चों, 1 से 30 तक का वर्ग संख्या हमको ऐसे ही दिमाग में याद रखना है। तुरंत आना चाहिए कि ये इस संख्या का वर्ग है। आप जानोगे ये इस संख्या का वर्ग है तो वर्गमूल तुरंत लिख सकते हो। जैसे अभी हिमांशी ने कैसे जान गई? क्योंकि उसको 256 किसका वर्ग संख्या है ये पता है। अब पता रहेगा तभी तुम सोच सकते हो कि इसका वर्गमूल 16 होगा। समझ रहे हो? ऐसे जैसे एक और बता रहा हूं, मान लो एक्स बटे आ गया यहाँ 16 और मैं कर दिया 361/x, तो क्या आएगा कोई अब बता सकते हो? 76। कैसे की बता दे इनको। 19 गुणा 4। ये 301 का वर्गमूल है 19 और 19। 16 का वर्गमूल है 4। 4। तो 16 19 और 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 76। देख लो, 19 चौक 76 होता है, नहीं तो गुणा कर लो, 4 नहीं 36 हासिल 3 और 4 एकम 4 3 7, बिल्कुल सही है। बाकी बच्चों के मुंह में गोंद लगा है,
कोई ये जवाब नहीं दे रहे हो, इतना तो अच्छा प्रश्न है। तो भाई केवल और केवल इस प्रश्न में वर्ग संख्या अगर तुमको याद है, कम से कम 1 से 20 तक का तो जानो, चुटकी बजाते ही ऐसे प्रश्न को हल कर। सर एक और देता तो। चलिए बच्चों, 6 अंकों की संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है। डी सर। ऑप्शन नंबर डी। डी। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ठीक ठीक ऑप्शन नंबर सी ठीक। सर। ये 6 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या है। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या करेंगे तो सब 9 तो हो जाएगा जीरो, कितना 5 तो 9 जीरो हो जाएगा और एक 9 बचेगा जी। ठीक बोले हो, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखें, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी छोटी संख्या का अंतर। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखोगे, ऑप्शन 4 अंकों नंबर की डी छोटी सर। छोटी संख्या। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माने होता है 1000। तो 1000 वाला स्थान का 9 एक कम हो जाएगा तो 8, बाकी सब 7 जो बच गया 6 ठो 9, वो तो 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि उसके नीचे जीरो। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 15 नंबर क्वेश्चन। शून्य एक विषम संख्या है? कमेंट करो जो ये मानते हो कि शून्य एक विषम संख्या। शून्य एक सम संख्या मानने वाले कमेंट करो। शून्य एक सम संख्या है और सम संख्या है तो शून्य एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सर। और शून्य न तो ऑप्शन नंबर विषम डी है। सर। वेदांशु। 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 ठीक वेदांशु। ठीक ठीक ठीक। वेदांशु। 3 ठो में कमेंट नहीं किए हो तो चौथा तो बोलोगे ही। सम संख्या है, न सम है न विषम है। बताएगा मुझे क्यों ये सम नहीं है, सम नहीं है? क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। हाँ, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है और जो प्राकृत संख्या नहीं है तो वो सम विषम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृत संख्या से ही सम निकला है, विषम संख्या निकला है। तो जो प्राकृत संख्या के पास नहीं है वो सम के पास नहीं हो सकता, ना विषम के पास नहीं हो सकता। जैसे देखना, ये क्या है, प्राकृत संख्या के 2 बेटे हैं, एक का नाम सम है और दूसरा का नाम विषम है। तो ये प्राकृत संख्या क्या किया, अपना आधा संख्या सम को दे दिया जिसका जोड़ा बनता है, जो 2 से पूरी तरह भाग जाता है उसको सम को दे दिया, और जो 2 से भाग नहीं जाता ऐसे संख्याओं को भी सम को दे दिया। ठीक है। अब चूंकि प्राकृत संख्या के पास तो शून्य नाम का संख्या ही नहीं था तो अपने बेटों को कहां से देगा वो? ठीक है। तो ऐसे कहानी बना के याद रखने से याद रहता है बच्चों। है तो भैया किसको पूछ दे, तुम्हारे स्कूल में कोई भी पूछे कि शून्य सम संख्या नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई में तो लिखते हैं तो सम संख्या बनता है। कोई भी 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या की इकाई में शून्य रहता है तब तो सम संख्या बोलते हैं। तो शून्य क्यों सम संख्या नहीं है? तो उसको समझाना कि भैया अकेला शून्य प्राकृत संख्या के पास है ही नहीं, अब प्राकृत संख्या से ही सम भी सम बना है। तो जब प्राकृत संख्या के पास ही नहीं है और जो प्राकृत संख्या है वही सम भी सम होगा तो शून्य तो पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य को पूर्ण संख्या बोलते हैं, और क्या संख्या बोल सकते हैं बताओ? पूर्णांक संख्या।
बिल्कुल सही। शून्य पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है, ठीक ठीक। चलो चलो, अब अगला देखो। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक पुनः नहीं आए, बार बार दोहराना नहीं है, का अंतर है। चलो भाई, घटाक बता। चलो बताओ ऑप्शन भाई। नंबर बी सर, वेदांत साहू। ऑप्शन नंबर बी। बी। बी 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 बी। ठीक, चलो देखो, घटाओ, बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ। ऑप्शन नंबर सी बनाओगी? सर। बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, इससे पहले विधान जल्दी बताओ। हम्म 97,630। ठीक, अब इससे छोटी संख्या बनाओ। 30,689। 30,600। ऑप्शन 30,619। नंबर बी। 7 है तो 79 तो बनेगी। पल्लवी सेंडी बी सर। अभी कमेंट, अब देखो क्या बता रहे हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बना 97,630, छोटी छोटी संख्या 30,679। पूछा था अंतर, घटाते हैं। 10 में से 9 गया 1, 13 में से 8 गया, 16 में से 7 गया 9, 6 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 66,951। ऑप्शन सी सही उत्तर। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो पूछो। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बनाना था। हमारे पास अंक दिए हुए हैं, इन्हीं अंकों से ही संख्या बनाना था, अपने मन से नहीं बनाना था। ठीक है, तो ये उत्तर आया। आ गया सबको समझ में? आ गया जी? यस सर। हाँ, चलो देखते हैं ये प्रश्न। संख्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्य का योग क्या है? चलो ऑप्शन खटाक नंबर से पूछ रहे हैं। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर, पल्लवी सेंडी। ऑप्शन नंबर डी सर, वेदांत साहू। ठीक नंबर डी ठीक सर। ठीक 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 ठीक। देखो बच्चों, एकदम सरल प्रश्न है। 5 के स्थानीय मूल्य का योग पूछा है। क्या करोगे? 5 के नीचे 5 लिख दो, अब बाकी अंक के नीचे में लिखोगे 0। 5 के नीचे ही 5 लिखोगे, अंक के नीचे क्या लिखोगे? 0। तो ऑप्शन डी देखो सर, ऑप्शन डी हिमांशु मिल श्रीवास्तव। गया। ऑप्शन डी मिल गया ना? तो कभी भी कोई संख्या में 2 अंकों का, ठीक है, 2 अंकों का ऐसे, अब जैसे इसमें मैं पूछूं 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मूल्यों का योग, तो 9 के स्थानीय मूल्यों का योग पूछेगा तो कितना है? क्या करेंगे? 9 के नीचे 9 लिखेंगे, 9 के नीचे 9 लिखेंगे, अब बाकी अंकों के सीधा में लिख दो 0। अलग से लिख के जोड़ने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? आ गया जी? चलो आगे बढ़ो। चलो देखो बच्चों, ध्यान दो। प्रथम सप्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से विभाजित संख्याओं की संख्या है। कितना है बताओ भाई, कमेंट करो। ऑप्शन नहीं ए सर। समझ आ रहा है वो लोग भी कमेंट करो।
पल्लवी की क्या, हिमांशु ऑप्शन क्या डी थी? सर, वेदांत साहू। ऑप्शन डी। चल वेदांत, ये बता इसका बनाने का तरीका क्या है? 3 और 5 का गुना करेंगे तो 15 आएगा, और 15 का 3 और 5 के करेंगे, ये बताओ। 3 और 5 का गुणा क्यों करेंगे? देखो बच्चों, दो संख्या से भाग जाने वाली संख्या पूछे तो उन दोनों का लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो 3 और 5 चूंकि अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम उनका गुणा करने से मिलता है, इसलिए गुणा करेंगे। 3×5 = 15। अब उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम से भाग करना रहता है। प्रथम 100 प्राकृत लिखा है, माने 100, अंतिम सबसे बड़ी संख्या 100 है, प्रथम 100। 15 से भाग करेंगे तो 15×6 = 90, 6 बार जाएगा। तो ये 6 ही संख्या मिलेगा 1 से 100 तक। प्रथम 100 का मतलब है 1 से 100 तक की जो प्राकृत संख्या है, 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं ना, तो तुम लोग 1 से 100 तक गिनती लिखोगे तो उसमें 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या केवल 6 ठो मिलेगा। सबसे पहला संख्या क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। और दूसरा 15 से छोटा कोई संख्या ही नहीं है जो न 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा। अब बाकी आगे का संख्या 15 का पहाड़ा ही होगा। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 45, 15 15 75, 64। 15 70, 90। तो ये केवल 6 संख्या ही हुआ। 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये ही 6 संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा और बाकी संख्या नहीं विभाजित होगा, इसकी गारंटी है। बचा होगा या तो 3 से अलग से होगा, 5 से अलग से होगा। तो यहाँ 3 और 5 से अलग अलग नहीं पूछ रहा है, दोनों से विभाजित। तो याद रखो, जब भी दोनों संख्या से विभाजित कहे तो उनका लघुत्तम निकालना है तुमको, लघुत्तम उसी से भाग करना। अब मान लो बच्चों, इसी के जगह में उदाहरण के लिए इसी संख्या के जगह में ऐसा रहता, 4 व 6 रहता। 4 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, प्रथम 100 प्राकृत संख्या। तो क्या उत्तर आता, चलो बताओ। समझे हो तो बता दोगे। सर एक बार और बोलो। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 4 व 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या बताओ। ये 3 को मिटा दिया मैंने यहां से, 3 और 5 को। 3 और 5 की जगह में लिखा है 4 और 6। तो उत्तर क्या आएगा? बताओ। 8। बिल्कुल सही जवाब है। तो बताओ तुमने पहले क्या किया? 4 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो 12 आएगा, और उससे 100 को ठीक, भाग करेंगे तो 8 बनेगा। 1 नंबर का जवाब। यही तो मैंने बोला था, जो भी दो संख्या दिया है उसका लघुत्तम निकालना बोला हूं। तो 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त 12 है, क्योंकि 6 तो 4 के पहाड़ में नहीं आता ना, 6 दूनी 12 दोनों पहाड़ में आ रहा है। अब बस इसी 12 से प्रथम 100 प्राकृत बोला है, यानी 1 से 100 तक का बोला है। तो 100 को भाग करेंगे तो 12 अट्ठे 96, तो भागफल आया 8। यही इसका आंसर। अभी तक समझ में आया बाकी बच्चों को? बोलो जी। सर यस तो सर। तो यहाँ पर मैं संख्या बदलूं? सर बदल के देख। हाँ, बोलो जी, बोलो बोलो। चलो यहाँ पर और यहाँ पर है 6, 8 और 6 है। अब बताओ, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितना होगा?
4। लघुत्तम निकालने में देरी हो रहा है तुम लोगों से। लघुत्तम 24 आएगा सर, हाँ। और 24 से 100 4 बार में जाएगा। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। याद रखना बच्चों, लघुत्तम हमेशा बड़ी संख्या का गुणज होता है। तो 8 तो 6 का पहाड़ा में नहीं आता, 8 दूनी 16 भी नहीं आता, 8 तिया 24 आता है। मतलब यही लघुत्तम समापवर्त है। और 100 को 24 से भाग करोगे ना तो 4 बार से ज्यादा पहाड़ा पर्थ नहीं बनेगा। तो ये 24 चौक 96 होता है। 24 चौक 96, तो भाग फल 4 आया, मतलब 4 ही उत्तर। तो ऐसे ही संख्या बदल के अगर बनाना जानोगे तभी तुम सीखे हो, समझ गए। ये वाला प्रश्न तो बहुत बार हो गया, चलो पटाख से जवाब दे दो। जब ऋण 1 को ऋण 1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर 1। कई बच्चे ऑप्शन ही बोल रहे हैं, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी। देखो, मैंने ऋण 1 को ऋण 1 से कितना बार गुणा किया? 100। यहाँ बताओ क्या कितना बार गुणा किया? लिखा हूं उसको देखो। एक बार। तो एक बार गुणा कर रहे हैं तो ऋण 1 को 2 बार लिख रहे हैं ना। अब ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा 1 होता है। यही अगर मैं 3 बार लिखूं, ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1, तो यहाँ 2 बार गुणा कर रहा हूं, लेकिन ऋण 1 को 3 बार लिखा है। ऋण 1 3 बार लिखाया है, माने विषम बार लिखा है, तो ऋण 1 उत्तर आएगा। तो जोड़ा बनता है वो 1 बन जाता है। तो 100 बार गुणा करेंगे ना बच्चों, तो ऋण 1 101 बार लिखना पड़ेगा। ऋण 1 को 1 बार ज्यादा लिखना पड़ेगा ना। अब विषम हो गया, वो जोड़ा नहीं बनेगा 101 का, तो ऋण 1 उत्तर आएगा। जोड़ा बन जाता है ऋण 1 का तो 1 बन जाता है। एक संख्या में से उसके अंकों का योग घटाया जाता है, परिणामी सर्वदा। ये तो कल और हो गया है ना। ऑप्शन डी सर। हाँ, ये बता चुके। चलो ये थोड़ा अलग प्रश्न है। यदि ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है तो ए ऋण बी और बी ऋण ए का मान है। याद रखो, ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है ये प्रश्न? किसको समझ में आ रहा है? मैं समझ गया हूं करके बोलो, और जो नहीं समझ में आ रहा है चुप रहो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुमको नहीं आ रहा। किसी बच्चे को समझ में आ रहा है ये प्रश्न? चुप हो, मन नहीं आ रहा। देखो बच्चों, यहां लिखा है ए बी की पूर्ववर्ती है। मैं अगर तुम लोगों से पूछूं 3 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ तो क्या होगा? 2। 2। हाँ देखो, 2। 4 जो बोली पूर्ववर्ती का मतलब नहीं जानते हो। पूर्ववर्ती यानी पहले होता है और परवर्ती यानी बाद में। कक्षा 5वीं के पाठ 1 में दिया हुआ है पूर्ववर्ती संख्या परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती यानी पहले, तो वास्तव में 3 का पूर्ववर्ती 2 है, समझ गए। इसी तरह लिखा है बच्चों यहाँ ए बी की पूर्ववर्ती है, तो ए के जगह में मान लो तुम ए के बी के जगह में 3 मानोगे, तो ए के जगह में क्या होगा? 2 होगा। 2। बी बराबर अगर 3 मानोगे तो बी की पूर्ववर्ती संख्या है, ए लिखा है, तो ए बराबर 2 मिलेगा तुमको, क्योंकि बी का पूर्ववर्ती है, उसके पहले आने वाली संख्या है। तो सिंपल सी बात है, अब हल कर सकते हैं इसको। कैसे? देखो, ए बराबर हमने मान लिया 2, बी बराबर माना था 3, तो अब पहला सब इसमें मान रखो। ए के जगह में क्या लिखोगे? 2। अब बी के जगह में क्या लिखोगे? 3। तो क्या उत्तर आएगा? 2 ऋण 3 का उत्तर क्या आएगा बताओ? 1 ऋण 1।
ऋण ऋण 1 आएगा, क्योंकि 2 ऋण 3 का मतलब होता है बच्चों, दो धना, क्या माने 2 रुपया है तुम्हारे पास, ऋण 3 का मतलब है 3 रुपया उधारी लिए हो कहीं से, तो 2 रुपया को छूट दोगे तो भी 1 रुपया का उधार बचा रहेगा। ठीक, अब ये वाला सूत्र मान रखो, तो बी के जगह में 3 है और ए की जगह में 2 है, तो करोगे तो 3 रुपया धन है और 2 रुपया ऋण है, तो क्या उत्तर आएगा? ये अभी तक नहीं समझी। हे भगवान, 3 रुपया तुम्हारे पास धन है और 2 रुपया का उधारी है, तो तुम्हारा ऋण 1 माने अभी भी 1 रुपया उधार बचा है। हैं? तुम जेब में 3 रुपया रखे हो और 2 रुपया की उधारी है, तो तुम्हारे पास 1 रुपया पैसा बच तो जाएगा। ऋण कहां से आया? ऋण कहां से आया? ऋण तो छोटा है, 2 रुपया उधारी है तुम्हारे पास, 3 रुपया धन है, 1 रुपया बचेगा, तो उधारी कैसे बचेगा? तो इस तरह ए ऋण बी का मतलब हुआ 2 ऋण 3, 2 ऋण 3 का मतलब है 2 रुपया है तुम्हारे पास, 3 रुपया उधारी है, तो 1 रुपया उधारी बचा है। अब यहां देखें तो 3 ऋण 2 का मतलब क्या है? 3 धन है और 2 ऋण है, तो 3 में से 2 घटाओ, क्या इस तरह एक और एक जिस प्रश्न में दिया है, जिस ऑप्शन में दिया है वही आंसर है। ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ आया? तो यहाँ पर कोई भी संख्या लिख सकते थे बी के जगह में, कोई संख्या सोचना था, तुम कुछ भी सोच लो। अगर मैं बी के जगह में मान लो सोच लेता हूं 15, बी संख्या 15 है, तो बी की पूर्ववर्ती ए है, तो ए क्या होगा? 14 हो, क्योंकि 15 का पूर्ववर्ती 14 है, तो होगा। अब तुम इसके जगह में रख के देखो, ए के जगह में 14 और बी के जगह में 15, तो कुल मिला के ऋण उत्तर ही आएगा, क्योंकि 14 रुपया धन है, 15 रुपया उधारी है, तो 1 रुपया उधारी बच जाएगा। उसी तरह उल्टा करो, 14 तो 15 रुपये धन है, 14 उधारी है, तो 1 रुपये पैसे तुम्हारे पास बचेगा। तो ये इस तरह से ऐसा प्रश्न आएगा, तो उसके जगह में कोई भी संख्या, एक संख्या को मानना है पहले। अब बी को मान लिए तो ए पूर्ववर्ती है, तो पहले आ जाएगा। अब इसके जगह में परवर्ती शब्द भी दे सकता है। ठीक है, अब मान लो ये परवर्ती रहता, पूर्ववर्ती की जगह में परवर्ती रहता, तो क्या उत्तर आता? चलो तो बताओ। ए बी की परवर्ती संख्या है, तो ए ऋण बी बराबर क्या होगा? अब बी ऋण ए बराबर क्या होगा? चलो बताओ। आता क्या आएगा जी? ए ऋण बी बराबर क्या आएगा? एक तथा ऋण 1। बिल्कुल। ए बराबर बताओ, ए ऋण बी के जगह में क्या लिखूंगा मैं? कोई भी संख्या अपनी तरफ से सोच के बताओ। 3 ऋण 1, 3 ऋण 2। 3 ऋण 2। ठीक, अगर मैंने बी को 2 मानूंगा, बी को 2 मानूंगा, ए बराबर बी बराबर, तो बी को 2 मानूंगा तो ए परवर्ती है, यानी बाद वाला है, तो 2 के बाद 3 आएगा। अगर परवर्ती है तो 2 के बाद 3 आएगा, तो ए के जगह में 3 आया, बी के जगह में 2, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 उत्तर आएगा। अब उसको उल्टा करें, इसका मतलब है कि 3 धन है, उधारी ज्यादा है, तो उधारी उत्तर आएगा इस तरह, और 1 ऋण 1 उत्तर आएगा। जो बच्चों समझो, समझ के काम करो। जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए, कुमार ने अमित से 12 अंक। यदि उनके कुल प्राप्तांक 205 है, तो जोसेफ का प्राप्तांक है। ये प्रश्न कल मैं बोल रहा था, उसी तरह का प्रश्न है। ठीक है, बहुत सरल तरीके से बनता है, केवल एक सामान्य वाला विधि जान जाओ, फिर हो जाता है काम।
चलो बताओ फिर, समझ आ गया होगा तो। जोसेफ है पहला, और दूसरा नाम है अमित, और तीसरा नाम है कुमार। थोड़ा सा इसका मोटाई बढ़ा देता है। जोसेफ, अमित, कुमार, किसका मान एक समानते हैं बताओ? किसको एक बीच समानते वाले हैं? का। बीच वाले का। तो जोसेफ का कितना है फिर? जोसेफ का कितना होगा? एक शरीर 8, क्योंकि कम है, 8 कम है अमित का, अमित से 8 कम है। और ये कुमार का कितना होगा? x + 12 +12। ये अमित से 12 लिखा है। अगर मैं x + 12 लिखूंगा, इसका मतलब क्या है? x तो अमित का है, तो अमित से x 12 ज्यादा है, तो अमित से ही 12 ज्यादा है, तो ठीक है, अमित का x है, तो x + 12 यानी x धन 12 हो गया। बिल्कुल सही जवाब। अब बस तीनों का जोड़ने पर कितना हो रहा है? 205। तो क्या करोगे? ये ऋण 8 और धन 12, क्या आएगा उत्तर? ऋण 8 और धन 12 का उत्तर क्या आएगा? ऋण ज्यादा है कि धन? धन 4, क्योंकि धन ज्यादा है और उधारी कम है, ऋण कम है, उधार धन ज्यादा है, तो धन ज्यादा है तो धन बचेगा, ऋण ज्यादा होता तो ऋण बचता। आप जान रहे हो बच्चों, पक्षांतर का नियम क्या कहता है कि धन 4 है, पक्षांतर करेंगे तो वो ऋण 4 हो जाएगा। और यहाँ 1 से 1 को जोड़ने से 3 1 हुआ रहता है इस तरह के प्रश्न में। तो ये 205 में से वो धन 4 आया था, वो ऋण 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 201। क्या बन जाएगा? 200। ऑप्शन नंबर ए सर। अब 201 और 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 3 छक्का 18, बचेगा 2, बन गया 21, 3 7 21, 67। ये 67 बीच वाले का है। बीच में कौन था? अमित था। अब पूछा किसका है? जोसेफ का। तो जोसेफ का कितना है जी? 8 अंक कम है, अमित से 8 अंक कम है, तो 67 तो निकला अमित का। तो 67 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा भाई? सिंपल सी बात है, 59। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न केवल कहां तक कठिन है? वो 100 वाला लिखते तक। अगर तुम इस तरह लिख लिए जोसेफ, अमित, कुमार, अब बीच वाले के 100 मान लिए, अब 100 वाले से यानी अमित से 8 अंक कम है, तो 1 शरीर 8, और अमित से ही कुमार का देखो, कुमार का अमित से ही 12 अंक अधिक है, तो 100 धन 12। अब सिंपल सा है, संख्या को आपस में जोड़ घटा लो, तो ऋण 8 धन 12, धन ज्यादा है, 8 को ऋण को घटा दिए, धन 4 आया। अब धन 4 को पक्षांतर करने से ऋण 4 हो जाता है। तो ये 205 के साथ वो घट गया, फिर 3 से भाग कर दिए, तो हमेशा बीच वाला उत्तर आएगा, 1 से कम है। अब अगल बगल वाले का जानना है, तो जोसेफ का जानना था तो 8 घटाए। अगर कुमार का पूछा होता तो 67 में 12 जोड़े होते। ठीक है, किसी का भी पूछे, उसका संकेत तुम तो लिख लिए हो, जान सकते हो। चलिए, 128 डिब्बे में 128 डिब्बे हैं, जिनमें प्रत्येक में, इसको रुको बाद में इसको करते हैं। दो संख्याओं का योग दिया है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16 बड़ी है तो बड़ी संख्या क्या है? एक बार प्रश्न पढ़ता हूं, जो जिसको समझ में आया होगा बताना। दो संख्याओं का योग दिया है,
यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16,016 बड़ी है तो बड़ी संख्या क्या है? ये प्रश्न कौन कौन समझे हो? कमेंट करो। हिमांशी श्रीवास। हिमांशी समझ गई हो, कैसे बनाते हैं बताओ। ये दो संख्याओं का योग है, इसे आधा करना है। दो संख्या को, ये दो संख्याओं का योग है, इसे पहले आधा कर। योग को आधा करेंगे, उसके बाद जो बड़ा रहेगा वो आंसर। नहीं, गड़बड़ कर दी, गलत उत्तर है। और कोई किसी बच्चे को समझ में आ रहा होगा? सृष्टि, सृष्टि जुड़ी हो आज? यस सर। भूमि, हाँ चल बता, तुम बताओ कैसे करते हैं ऐसे प्रश्न हल करने के? तुम तो पढ़ लिए हो, अभी दोहराव हो गया है। ऐसे भूलोगी तो थोड़ी बनेगा। अरे दो संख्या का योग दिया है और यहाँ लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या से सर इतना बड़ी है। मैं बताऊं सर। बड़ी का मतलब होता है अंतर। सर हाँ बोलो वेदांत। पल्लवी दोनों वेदांत बोलो। पल्लवी दोनों संख्याओं का हाँ पल्लवी पल्लवी बोलने दो, एक साथ कई लोग नहीं बोल सकते ना। अभी तक इतना देर तक मौका दिया था तो नहीं बोले, तो किसी एक को बोलने दो, जानते हो उसके लिए तो अच्छी बात है ना। किसी एक को बोलने दो जो बोल रहा है उसको। चल जी वेदांत बोल। दो संख्याओं के योग को 2 से भाग करेंगे, फिर फिर उसमें 16,016 को घटा देंगे नहीं तो जी, छोटी गलत संख्या है। मिलेगी। तो बड़ी संख्या पूछे 16,016 हैं। को जोड़ेंगे हाँ तो बड़ी संख्या मिलेगी। ठीक, हाँ सर इससे मिल जाएगा। अब सर चलो पल्लवी, पल्लवी तुम क्या बोलना चाह रही हो, बोलो। मेरा आंसर डी आया सर। हाँ मेरा आंसर डी आया। कौन दी? मैं तो आंसर पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैंने आंसर अभी तक पूछा ही नहीं है। तुम्हारा आंसर सही माना जाएगा कब? तुम पहले बताओ या ये कैसे बनाई हो उसको बताओ, तब आंसर सही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, गलत आंसर है। चलो बताओ, जिसने भी आंसर डी बोला है ये बताओ तुमने कैसे बनाया, वो बता दो मुझे। सर मैंने 3,45,678 को 16,016 से घटा दिए तो ये वाला उत्तर आया। ये तो बिल्कुल गलत उत्तर है। जब भी दो संख्याओं का योगफल दिया रहे और एक संख्या दूसरी संख्या से इतना बड़ा है इतना छोटा है ऐसा दिया रहे तो बड़ी छोटी को एक शब्द बोला जाता है अंतर। कान में अच्छे से सुनो, दिमाग में अच्छे से घुसाओ। यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल दिया है और वो दोनों संख्याओं का अंतर दिया है, अंतर। अंतर न लिख के क्या लिखा है? बड़ी है। अब बड़ी है ना लिख के छोटी है भी लिख सकता था, दोनों सही रहता है। एक संख्या दूसरी संख्या से 16,016 बड़ी है या लिख सकता था छोटी है, तो भी वही छोटा, छोटी बड़ी के जगह में लिख सकता था अंतर है। जब भी दो संख्याओं का योगफल और बड़ी छोटी या अंतर दिया हो तो याद रखना बच्चों, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो उसको जोड़ते हैं। वेदांत ने बताया वो तरीका भी बिल्कुल सही। तो यहाँ 16,016 लिखेंगे तो कहाँ से आएगा? ये 16,016। अब इसको मैंने क्या कहा? बड़ी संख्या पूछेगा तो जोड़ना, छोटी संख्या पूछेगा तो घटाना। तो 8 में से 6 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 6 की 6, 5, 15 में से 6 गया 9, इस तरह आ गया 2, इस तरह आ गया 3। अब जो भी उत्तर मिला घटाने क्या जोड़ने के बाद, अरे मैं जोड़ रहा था, घटा जोड़ना है, इसको जोड़ना है, गलती से घटा दिया। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जोड़ने के लिए बोला हूं तो 16,016। चलिए जोड़ते हैं रे भाई।
8 6 ऑप्शन 14, नंबर 30 है। 7 2 9 6 6 5 11 36। ये 3,61,694 मिला। 3,61,694। बस इसको 2 से भाग करना है। ठीक, तो 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2 बचेगा 1, 16 बन गया। 2 अट्ठे 16। 1 के लिए शून्य बार पाड़ा पड़ोगे, 2 शून्यम शून्य, फिर 16 बन गया। 2 अट्ठे 16। अब क्या बचा? 9, तो 2 चौका 8 बचेगा 1, 14 बन गया। 2 सत्ते 14। 1,80,847। इसमें दिया है ऑप्शन सी। माइक ऑन करके खटपिट खटपिट मत करो। देखो तो किसका माइक ऑन है, फिर इसको ना ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा लगा। माइक ऑन करके नहीं बैठना है, पढ़ाते समय तो माइक ऑन ही नहीं करना है। तुम्हारा कमेंट करने का समय खत्म हो गया है, मैं समय दिया। ये तो ध्यान रखो, जब भी बड़ी संख्या पूछे तो योगफल और जो बड़ी संख्या या छोटी संख्या दिया है या अंतर दिया है उसको जोड़ के 2 से भाग कर देना। दूसरा तरीका क्या बताया कि वेदांत ने कहा कि जो योगफल है उसको 2 भाग कर देना। बड़ी संख्या पूछा है तो उसमें ये बड़ी संख्या को जोड़ देना, तो भी उत्तर यही चाहेगा। ठीक है, तो इसमें पहले भाग करते हैं, बाद में जोड़ते हैं। मैंने नियम बताया उसमें। हाँ, अब मैंने नियम बताया, उसमें पहले जोड़ा, फिर 2 से भाग करना। 2 से ही भाग करना रहता है, फिक्स रहता है 2 से भाग करना। तो दोनों में उत्तर आना ही है, तो दोनों का काम वो इच्छा है। ठीक है, देखो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित है? अब देखो भाई, कैसे जानोगे 18 से पूर्णतः विभाजित है? ये 6 6 6 6 6 6 बार लिखा है, और ये क्या लिखा है, ये भी लिखा है। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ अलग होगा। ये बताओ मुझे, 18 से पूर्णतः विभाजित है तो 18 का तुमको विभाज्यता का नियम पता है? पता है जी? हाँ, किसी को 18 की विभाज्यता का नियम पता है? 18 से भाग जाएगा कि नहीं जानने के लिए 18 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। क्या है 18 की विभाज्यता का नियम? नहीं पता, तो उसको 2 भाग में तोड़ दो ना, तो क्या हो जाएगा? 2 18 नहीं हो जाएगा? 18 को 2 भाग में तोड़ो, क्या हो जाएगा? 2 निया 18। इसका मतलब 2 के नियम से जो संख्या विभाजित हो रहा होगा और 9 के नियम से, तो वही संख्या उत्तर है। तो देखो, 2 के पहाड़ा में कभी भी विषम संख्या नहीं आता, ये नहीं हो सकता। इसको देखो, 9 के विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योगफल 9 से जाना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो ये 4 छक्का 24 अंकों का योगफल करोगे ऑप्शन ए का, तो 24 आ रहा है। 24 9 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन ए भी उत्तर नहीं हो सकता। समझ गए? क्या बचा देखो, इसको देखो, जो 6 बार 6 लिखा है, तो 6 छक्का कितना हुआ? 36। और 6 9 से विभाजित हो जाता है, 9 चौक 36। और सम संख्या इसलिए 2 से भी विभाजित होगा, तो 9 और 2 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी, इसकी गारंटी है। जो संख्या 9 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, वो संख्या 18 से भी हो जाएगा। तो 2 के नियम कहता है कि सम संख्या होना चाहिए, 9 का नियम कहता है अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो चूंकि इसमें 6 बार 6 लिखा है, तो 6 बार 6 को जोड़ेंगे तो 36 हो रहा है, और 36 9 से विभाजित होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या लिखा है, 6,66,666, ये संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी।
विभाज्यता का नियम समझाया, वो समझ में आया। 18 का नहीं जान रहे हो तो उसको तोड़ लिया करो। जैसे मान लो 16 का विभाज्यता का नियम नहीं जान रहे हो तो हम किसके विभाज्यता के नियम से जानेंगे? किसके विभाज्यता का नियम देखेंगे? 2 और 8। 2 और 8 का देखेंगे। 2 का मतलब है सम संख्या होना चाहिए। 8 का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक 8 से विभाजित हो रहा होगा तो वो संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तोड़ लिया करना। चलो 13, 23, 29 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 13, 23, 29 के लिए मुझे बताओ। ऑप्शन ए सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 13, 23, 29 सभी अभाज्य संख्याएं हैं क्या? यस नहीं सर। है। ऑप्शन नंबर पहला वेदांत समूह। बाकी लोगों का नहीं माना जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। ये लोग बाकी बच्चे ना अभी तक अभाज्य संख्या नहीं याद किए हैं। और तुम लोगों को बता दूं बच्चों, अभाज्य संख्या याद नहीं किए हो ना तो एक प्रश्न तुम्हारा छूट गया मान के चलो। क्योंकि अभाज्य संख्या का एक प्रश्न तो आएगा ही। और जिसको 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या मौखिक याद नहीं है, वो कम से कम अभाज्य संख्या वाला मेरा जो वीडियो है संख्या पद्धति का, उसको 2-3 वीडियो है अच्छे से देख लो। नहीं तो एक प्रश्न बनेगा ही नहीं। और जो अभाज्य संख्या वाला गलत कर दिया तो वो चयन होने के लिए भूल जाए। क्योंकि ये दुनिया का सबसे सरलतम प्रश्नों में से आता है और कोई बच्चे इसको गलत नहीं करे। जब 2,04,340 को 17 से भाग किया जाता है तो भागफल होगा। चलो भाग करो। 2,04,340 कितना बार जाएगा? एक बार। में तो बचा 3, उतारेंगे 4, कितना बार जाएगा? 2 बार में 17 दूनी 34, बचा 0, क्या उतारेंगे? 3, कितना बार पहाड़ा पढ़े? 0 बार 0 शून्य ऑप्शन बार। तो नंबर डी बचे, सर। अभी मत बताओ ना, बना रहे हैं। 3 बचा, उतारेंगे 4, कितना बार जाएगा? 2 बार 17 दूनी 34, बचा 0, क्या उतारेंगे? 0 कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 0 बार 0 बार। इस तरह आ गया 12,020। 20 ऑप्शन डी में देखो दिया है। ठीक, तो भाग करना अगर आता है तो बन जाएगा। इस प्रश्न में कौन बता सकता है कठिन वाला पार्ट क्या है? इस प्रश्न में कहाँ गलती होने का चांस है, कोई बता सकते हो मुझे? क्या? इस प्रश्न को हल करते समय, भाग करते समय कहाँ गलती होने का चांस है, कोई बता सकते हो? 3 के पास में। हाँ? 3 के पास में, क्योंकि 3 17 से भाग नहीं जाता। यहाँ पर ये वाला, हाँ, ये जब 3 उतारते हैं ना बच्चों, 3, तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये 3 और 4 दोनों को उतार लेंगे एक साथ और फिर 17 दूनी 34 बोल देंगे। इसीलिए ऑप्शन में देखो, ऑप्शन सी में ऐसे लिखा है 122 शुरू में। तो हमको एक एक अंक ही उतारना रहता है बाद में। शुरू में जितना अंक उतारना था उतार लिए, बाद में एक अंक से अधिक नहीं उतारना है। अगर वो अंक छोटा है भाजक से तो 0 बार पहाड़ा पढ़ो, लेकिन एक अंक से अधिक नहीं उतारना है। बस यहीं पर गलती होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे 3 भाग नहीं जा रहा है, 4 को भी उतार लेता हूँ, फिर 34 बनेगा तो 17 दूनी 34 कर दूंगा, ऐसे करके भाग कर दे।
तो कहाँ गलती होता है, कहाँ गलती होने का चांसेस रहता है, इस जगह को जानना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों से गलती होता है, जो बच्चे जानते हैं अच्छे से भाग करना, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन बच्चों से भाग करने में गलती होता है, इस बात को याद रखना, एक अंक से अधिक नहीं उतारा जाता। एक अंक पहाड़ा पढ़ो, उसके बाद बाकी का अंक उतारो। ठीक, चलो देखो, एक परीक्षा में श्याम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक, जबकि अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 400 है तो अनिल ने कितने अंक पाए? वही काम है, एस फॉर श्याम, आर फॉर राजू, और तीसरा नाम आया ए फॉर अनिल का। अब बीच वाले को 100 मान लिए, तो श्याम ने राजू से 15 अधिक, माने 100 धन 15 हो गया। तो अनिल का कितना होगा? अनिल का तुलना से किया से। अब मुझे बताओ अनिल का कितना होगा? जो बताएगा वो समझो समझ गया। x धन 15 धन 10। हाँ, क्योंकि अनिल का श्याम से 10 अधिक है, श्याम से। और श्याम का यहाँ लिखाया है, देखो 100 धन 15। तो अनिल का लिखोगे तो पहले श्याम का लिखोगे 100 धन, क्योंकि श्याम से 10 अंक अधिक है। श्याम का 100 धन 15 लिखे हैं और राजू का 100 लिखे हैं। तो श्याम का पहले लिखोगे, अब उससे 10 अधिक, मतलब इसी में 10 जुड़ेगा। अब प्रश्न हल हो गया, मान के चलो। ये धन 15 धन 15 धन 10 कितना हो गया? 15 15 30 40। अब ये धन 40 उत्तर आया है। कितना? धन 40। सिंपल सी बात है, 400 है कुल और धन 40 ऋण हो जाता है। इधर पक्षांतर कमी क्या हो जाता है? ऋण। तो क्या आया? 360। और 3 से भाग करना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों का योगफल है। तो 3 12 36, 120 आएगा। किसका भाई? बीच वाले का। बीच में किसका नाम था? राजू का। बीच में नाम किसका था? राजू का। शुरू में नाम था श्याम का, बाद में नाम था अनिल का। अब पूछा है अनिल का अंक कितना, तो राजू का तो 120 है, तो अनिल का देखना लिखे थे तुम लोग 100 धन 15 धन 10, यानी 100 का मान मिला 120। तो 120 में फिर 15 जोड़ोगे, फिर 10 जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा? 130, 140, 145 होगा ना जी। 120 में 15 जोड़ोगे, फिर 10 जोड़ोगे, तो ये तो 25 हो गया ना। 25 को जोड़ोगे 120 में, तो 145 नहीं हुआ। तो देखो 145 कहाँ गया ऑप्शन में? ये देखो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। ये प्रश्न किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो बताओ, बताओ भाई, क्या समझ में नहीं आया? लिखना था केवल नाम के अनुसार, क्रम के अनुसार नाम, ऐसे। फिर अब बीच वाले का 100 मानना था, बोला था। अब ये श्याम का राजू से है, तो राजू का तो 100 है, तो उससे 15 अधिक है, तो धन 15 हुआ। अब ये अनिल का श्याम से 10 अधिक था, तो श्याम का पहले लिखना है 100 धन 15 को। अब उससे 10 अधिक का है, तो फिर उसमें 10 अधिक जुड़ जाएगा। अब तीनों का योगफल इतना है, तीनों का योगफल इतना है, तो पहले संख्या को जोड़े तो 45 हो गया, सॉरी 40 हुआ। तो 40 धन आया, तो उसको ऋण किए 400 में से। अब 3 तो इस तरह था, इसलिए 100 का मान जानने के लिए 3 से भाग करते हैं इस तरह प्रश्न, तो 120 आया। अब ये बीच वाले राजू का है 100 का मान, अनिल का पूछा था, इसलिए 25 और जोड़े तो 45। तो इस तरह से बच्चों ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं। और आज का समय होता है यहीं पर समाप्त।